जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की क्लास। दोस्तों, बाल विकास जिसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 5। दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट नंबर 4 तक पढ़ा चुका हूँ, जिसको कि मैंने एक प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले आप उन क्लासेस को देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को आके देखिए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 7, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, जो बाल विकास सब्जेक्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा डीएलएड में 50 मार्क्स का आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में और यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको इसके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और पेपर के समय रिवीजन करना है, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी मैं कोई नई क्लास डालूंगा तो आप उस क्लास को आराम से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास पर, आइए। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। उसको आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे पेपर में क्वेश्चन भी पूछता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक में देखिए क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो दोस्तों देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विकास को यानी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। क्या क्या है देखिए, पहला है वंशानुक्रम। क्या है पहला? वंशानुक्रम, जिसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। ये क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, वातावरण यानी कि एनवायरमेंट। क्या है? एनवायरमेंट। इसके बाद क्या है, शिक्षण व प्रशिक्षण। क्या है? शिक्षण व प्रशिक्षण यानी कि लर्निंग एंड ट्रेनिंग। क्या है? लर्निंग एंड ट्रेनिंग। इसके बाद क्या है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ यानी कि एंड्रोक्लाइन ग्लैंड्स। और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, क्या है, पोषण, मतलब कि न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, जो हमारे कोर्स में है डीएलएड में, उसमें हमारे 2 हैं। पहला क्या है, वंशानुक्रम, और दूसरा क्या है, वातावरण। इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम वंशानुक्रम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम वातावरण को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आइए, चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक था क्या है, वंशानुक्रम। क्या है? वंशानुक्रम। देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिडिटी। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ वंशानुक्रम होता क्या है। देखिए, इसका अर्थ क्या है, समान के समान, यानी कि जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। यानी कि वंश बाय वंश ये क्या है, जो हमारी हेरिडिटी है वो चलती रहती है। यानी कि पहले जो आपके दादा थे, उनके जो गुण थे वो आपके किस में आए, माता पिता में आए। आपके माता पिता के गुण आपके किस में आए, आपके अंदर आए। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपके और आपकी पत्नी के गुण आपके बच्चे में चले जाएंगे। तो ये क्या है, वंशानुक्रम, यानी कि क्रम के हिसाब से क्या हो रहा है, आपके गुण ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। देखिए, वुडवर्थ के अनुसार क्या है, देखिए, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। क्या है, यानी व्यक्ति के अंदर जो चीज़ें उपस्थित थी वो चीज़ें
क्या है, सारी बातें आ जाती हैं। ये जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में पैदा होती हैं। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये चीज़ें उसको तब माँ से विरासत में मिलती है। यानी कि जन्म होने से 9 माह पहले ही जब बच्चे का बनना शुरू होता है तभी उसके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं। किसके, वंशानुक्रम के गुण आ जाते हैं। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मेरा अगला क्या है, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर, देखिए जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। मैंने अभी आपको बताया ना, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं, यानी कि जैसे उनका क्या है, शारीरिक रूप है और मानसिक विकास है, उसी के हिसाब से उनके बच्चों में वही चीज़ क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। उसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक, ये किसने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने। जे ए थॉमसन, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार देखिए क्या कहा गया है, इनके अनुसार कहा गया है वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच क्या है, उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। यानी कि ये कह रहा है जो पीढ़ियों से जो हमारे गुण ट्रांसफर होते जा रहे हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से, उसी को एक सुविधाजनक हम शब्द के रूप में बोल सकते हैं। वो क्या है, हमारा वंशानुक्रम है। ये किसने कहा है, जे ए थॉमसन ने कहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये क्या है, एक इंडियन साइंटिस्ट है, इंडियन मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट बी एन झा। बी एन झा, देखिए इन्होंने क्या कहा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्या है, मतलब जन्म से पहले से जो उसको गुण मिले हैं उनका क्या है, क्या है, विशेषताओं का सारा क्या है, पूर्ण योग है। ऐसा किसने कहा है, बी एन झा ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या है, बालक शारीरिक रूप गुण में अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं। यानी कि माता पिता से उनकी शक्ल मिलती है या उनकी बुद्धि जो है उन माता पिता के हिसाब से ही बनती है। और इसके साथ ही वे मानसिक तथा सामाजिक गुण भी अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया ना, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से वो कैसे हैं, माता पिता की तरह ही होते हैं। परंतु कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं इसमें कि कुछ और चीज़ें मेरी भारी हो आती हैं, तो क्या है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि किस तरह से गुण माता पिता से बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहा जाता है। यानी कि एक बच्चे से जो माता पिता से विरासत में सभी गुण जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, या वंशानुक्रम भी कह सकते हैं। आइए देखिए किस तरह से हमारे गुण हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। देखिए, वंश बनने के लिए, यानी कि अगर मैं कहूँ तो भ्रूण के बनने के लिए क्या परिस्थिति होनी चाहिए, तो भ्रूण के बनने के लिए देखिए सबसे पहले तो क्या है, फीमेल और एक मेल का होना जरूरी है। फीमेल यानी कि महिला और मेल यानी कि पुरुष, इतना आपको पता ही होगा। तो दोस्तों देखिए, जो फीमेल होती है ना, उसमें क्या होता है, अंडा होता है, और अंडा ये कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, जो कि इसका क्या है, फर्टिलाइजेशन का यानी कि निषेचन का एक प्रमुख रूप है। वो किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है, यानी कि महिला के अंदर होता है, जो कि क्या होता है, अंडा। और ये किसके अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है। ठीक उसी तरह मेल का क्या होता है, देखिए शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु। देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ आपको, क्या होता है, शुक्राणु। या ये किस में होता है, अंडकोश में होता है, अंडकोश में होता है। दोस्तों, एग जो मेरा होता है, जो मेरा एग होता है, उसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ, जो मैं अंडा होता है उसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ एग। और ये किस में होता है, ओवम के अंदर होता है, ओवम के अंदर होता है। ठीक उसी तरह मेरा जो शुक्राणु होता है उसको मैं बोलता हूँ स्पर्म, उसको मैं बोलता हूँ स्पर्म। और जो शुक्राणु मेरा होता है वो होता है अंडकोश के अंदर, अंडकोश के अंदर। और जिसको मैं इंग्लिश में क्या कहता हूँ, टेस्टिस कहता हूँ, क्या कहता हूँ, टेस्टिस कहता हूँ। आइए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर क्लियर अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए, जो मेरी क्या है, फीमेल है, ठीक है दोस्तों, फीमेल है, उसके अंदर क्या होता है बताइए, अंडा होता है, क्या होता है,
अंडा होता है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, एग कहता हूँ। और ये किसके अंदर होता है बताइए, किसके अंदर होता है, अंडा, अंडाशय के अंदर होता है, किसके, अंडाशय के अंदर होता है, यानी कि ओवम के अंदर होता है। वहीं मेरा अगर मैं मेल की केस करूं तो इसमें क्या होता है, शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु होता है। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म, क्या कहते हैं, स्पर्म। और ये किसके अंदर होता है बताइए, अंडकोश के अंदर होता है, अंडकोश के अंदर होता है। इसे मैं क्या कहता हूँ इंग्लिश में बताइए, टेस्टिस, क्या कहता हूँ, टेस्टिस कहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए अब अपने आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया कि फीमेल में क्या होता है, अंडा किस में होता है, अंडाशय में, और मेल में क्या होता है, शुक्राणु किस में, अंडकोश में। अब देखिए दोनों में क्या होते हैं, 23 क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं। 23 क्या होते हैं, क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं। मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में 23 क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे कि गुणसूत्र क्या होते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 फीमेल में और 23 ही कितने किस में होते हैं, मेल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों में क्या हो गए, 23 और 23 मेरे गुणसूत्र हो गए। अब क्या होगा, जब मेरा जो शुक्राणु है, जब उसका मिलन अंडे से होगा, ये मैं आपको बता दूं, जो स्पर्म मेरे होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही शुक्राणु जो सबसे बलवान होगा, वही मेरा अंडे से क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेगा। तो जब शुक्राणु मेरा अंडे से मिलन करेगा तो क्या होगी, मेरी निषेचन की क्रिया शुरू होगी। किसकी, निषेचन की क्रिया शुरू होगी। निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के मिलन से, अंडे और शुक्राणु के मिलन से मेरा क्या बनता है, युग्म नज मेरा बनता है, युग्म नज मेरा बनता है, युग्म नज। ठीक है दोस्तों, तो इसी में इंग्लिश में बोलता हूँ क्या, जायगोट, क्या बोलता हूँ, जायगोट बनता है। अब देखिए दोस्तों, 23 इधर से आए फीमेल से और 23 मेल से, तो टोटल मेरे कितने हो गए बताइए, यहाँ पर कितने हो गए, 46 मेरे क्रोमोजोम हो गए। किसके अंदर, मेरे युग्म नज के अंदर यानी जायगोट के अंदर। 23, या तो मैं बोलूँ 46 क्रोमोजोम, या तो मैं क्या बोल सकता हूँ 23 पेयर, क्योंकि एक पेयर में कितने होते हैं बताइए, 2 मेरे क्रोमोजोम होंगे। समझ गए आप, यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है जायगोट के अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे, तो मेरे 46 क्रोमोजोम होंगे, या तो 23 मेरे पेयर होंगे क्रोमोजोम के। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे जब क्या होता है, ये जायगोट जो मेरा है, ये धीरे धीरे मेरा किसका रूप ले लेता है बताइए, भ्रूण का रूप ले लेता है, यानी बच्चे का रूप ले लेता है। किसका, बच्चे का रूप ले लेता है। उसी को मैं कहता हूँ भ्रूण कहता हूँ। और भ्रूण इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे एम्ब्रॉय कहते हैं, एम्ब्रॉय कहते हैं। इसमें भी मेरे क्या होंगे, सेम 46 क्रोमोजोम होंगे और क्या होंगे, 23 पेयर होंगे। 46 क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे, क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र, और या तो क्या होंगे, 23 पेयर होंगे। बताइए दोस्तों, आपको इतना समझ में आया, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। आइए अब देखते हैं जायगोट क्या होता है और गुणसूत्र क्या होता है। चलिए आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपना देख लेते हैं जायगोट क्या होता है। जायगोट क्या होता है, देखिए जायगोट को मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, संयुक्त कोष बोलता हूँ, और युग्म नज भी बोल सकता हूँ। क्या, संयुक्त कोष या युग्म नज भी बोलता हूँ। तो देखिए क्या है, यह साइटोप्लाज्म का बना होता है, साइटोप्लाज्म का बना होता है। इसके नाभिक में न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, इसके नाभिक में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक तरह का लिक्विड है जो इसके अंदर होता है। और यह किसका बना, इसके नाभिक में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जो मैंने आपको बताया क्या होते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं बताइए, एक जायगोट में कितने होते हैं, मैंने आपको बताया एक जायगोट में कितने होते हैं बताइए, एक जायगोट में 46 क्रोमोजोम होंगे, 46 क्रोमोजोम। और अगर मैं इसे पेयर में बोलूँ तो कितने, 23 पेयर, यानी कि एक पेयर में कितने, 2 क्रोमोजोम, यानी कि एक पेयर में बताइए कितने, एक पेयर में कितने हो जाएंगे, 2 क्रोमोजोम मेरे हो जाएंगे, 2, यानी कि एक पेयर में 2 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं गुणसूत्र मेरे क्या होते हैं। आपको ये बताइए, ये समझ में आ गई चीज़, आसान है। जायगोट क्या है, जब स्पर्म यानी शुक्राणु मेरा अंडे से मिलता है तो मेरा क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, और उसके द्वारा क्या बनता है, युग्म नज यानी कि जायगोट बनता है, जो कि बाद में बड़ा होने पर भ्रूण का रूप ले लेता है। उसी को मैं क्या कहता हूँ, भ्रूण को एम्ब्रॉय कहता हूँ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में।
देखिए गुणसूत्र यानी कि क्या है, क्या बोलते हैं इसे, क्रोमोजोम। अब देखिए गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। गुणसूत्र हमेशा किस में पाए जाएंगे, जोड़ों में पाए जाएंगे। यानी कि एक जो होगा माता से मिलेगा उसे, और एक जो होगा पिता से मिलेगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे। यानी कि गुणसूत्र मेरा हमेशा किस में रहेंगे, पेयर में, यानी कि जोड़े में रहेंगे। इसमें आधे गुणसूत्र माता के और आधे गुणसूत्र पिता के पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। आधे किसके होंगे, माता के, और आधे किसके होंगे बताइए, पिता के होंगे। अब देखिए जो मेरा जायगोट है, यानी कि क्या होगा, मेरा जो जायगोट है यानी कि युग्म नज है, उसमें मैंने आपको बता दिया कितने क्रोमोजोम होंगे बताइए, 46 क्रोमोजोम होंगे। और उन 46 क्रोमोजोम में से 23 तो किसके होंगे बताइए, माता द्वारा उसे मिलेंगे, और बाकी 23 किसके द्वारा मिलेंगे बताइए, पिता के द्वारा मिलेंगे। तो अगर इसे मैं कहूँ क्या होंगे, ये टोटल में आगे 23 मेरे पेयर होंगे। 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोजोम मेरे ये क्या होंगे, 46 गुणसूत्र क्या होंगे, टोटल होंगे। ठीक है दोस्तों, 46 क्या होंगे मेरे पेयर होंगे, सॉरी 46 क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे। कितने, 23 क्या होंगे, 23 मेरे जोड़े होंगे, 23 मेरे क्या होंगे, जोड़े होंगे। बताइए समझ में आया, 23 जोड़े होंगे, और जिसमें टोटल कितने होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे। अब दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एक पेयर में कितने, 2 क्रोमोजोम, और टोटल जो कितने पेयर हैं, 23 पेयर हैं, उसमें 46 क्रोमोजोम। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है एक जो बच्चा है उसके अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे, तो उसके अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे बताइए, 46 क्रोमोजोम उसके अंदर होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए क्या बोल रहा है, 22 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम्स समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि हर किसी में क्या होंगे, वो सेम होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इनको मैं क्या बोलता हूँ, ऑटोसोम्स बोलता हूँ, उल्टासोम ऑटोसोम्स बोलता हूँ। यानी कि ऑटोसोम्स, इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। जो मेरे 22 हैं, 22 गुणसूत्र, यानी कि जो मेल्स, यानी कि जो महिला से मिले और पुरुष से मिले, यानी कि मेल और फीमेल से जो मिले हैं 22 गुणसूत्र, वो मेरे क्या होंगे, बच्चे में सब में सेम होंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि ये कैसे डिसाइड होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी, कि भ्रूण जो मेरा है वो लड़की बनेगी या लड़का बनेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो ये जो मेरा है, ये 23वां जो क्रोमोजोम है, यानी कि 23वां गुणसूत्र है, जो 23वां जो क्या है, गुणसूत्र है, जो यही डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। 23वां जो क्रोमोजोम है वो मेरा क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है। यानी कि क्या है मेरा, सेक्स क्रोमोजोम, यानी कि लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा एक्स से एक्स मिलेगा, यानी कि अगर मेरा महिला का एक्स है और पुरुष से भी अगर एक्स आया, तो मेरा क्या होगा बताइए, लड़की बनेगी, लड़की बनेगी, यानी कि लड़की भ्रूण में बनेगी। अगर मेरा महिला से एक्स आया और पुरुष से मेरा क्या आया, वाई आया, तो मेरा बताइए क्या बनेगा, मेरा लड़का बनेगा, लड़का बनेगा, यानी भ्रूण में लड़का बनेगा। बताइए आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। एक्स एक्स यानी लड़की, यानी कि लड़की, और अगर एक्स वाई बनेगा यानी कि लड़का, यानी कि लड़का। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इस मैप में आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक दूसरी चीज़ मैप में समझाता हूँ अच्छे से, देखिए अलग से, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जो मेरा पिता है ना, जो मेरा पिता है ना, उसमें क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, क्या है, एक्स और वाई। जबकि मेरी माता जो है उसमें क्या होते हैं, एक्स और एक्स ही होते हैं। यानी कि जो ये लोग ये कहते हैं कि माता ये डिसाइड करती है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा बताइए, ये मेरा पिता डिसाइड करेगा कि मेरा लड़का होगा कि लड़की होगी। क्योंकि देखिए माता में तो क्या है, दोनों एक्स एक्स ही हैं, है ना, जबकि पिता में क्या है, एक्स और वाई। जब एक्स से एक्स मिलेगा, जब एक्स से एक्स मिलेगा, देखिए मैंने एक्स और एक्स मिलाया, है ना, जब एक्स से एक्स मिलेगा तो बताइए क्या बना मेरा, क्या बनी मेरी लड़की, मेरी बनी, क्या बनी मेरी लड़की बनी। ठीक है दोस्तों, इधर आ जाइए, जब मेरा एक्स से ये वाला एक्स मिलेगा, तो भी मेरी क्या बनेगी बताइए, क्या बनेगी बताइए, लड़की बनेगी। ठीक है ना, देखिए
इस वाले एक्स से ये वाला एक्स मिला, पहले इस वाले एक्स से ये वाला एक्स मिला था, ठीक है दोस्तों। अब जब इस वाले एक्स से जब ये वाला वाई मिलेगा तो मेरा क्या बनेगा बताइए, एक्स वाई बनेगा, यानी कि क्या बनेगा बताइए, लड़का मेरा बनेगा, क्या बनेगा, लड़का मेरा बनेगा। और जब इस वाले वाई से ये वाला एक्स मिलेगा तो भी मेरा क्या बनेगा, एक्स वाई, क्या बनेगा, मेरा लड़का बनेगा। यानी देखिए माँ की तरफ से हमेशा क्या आ रहा है, एक्स एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, हमेशा एक्स एक्स आ रहा है, जबकि पिता की तरफ से एक बार एक्स आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो देखिए 50% चांस है कि मेरी लड़की होगी और 50% मेरा क्या है चांस, क्या होगा, लड़का होगा। जबकि ये पूरा डिपेंड किस पे करता है, पिता पे करता है, क्योंकि पिता है, अगर पिता एक्स देगा तो क्या होगी, लड़की होगी, और पिता अगर वाई देगा, पिता अगर वाई देगा तो क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आ गई, यही मैंने इसमें डायग्राम में अपने समझाया था। देखिए यही क्या है, जब ये वाला एक्स मिला और ये वाला एक्स मिला तो मेरा क्या बना बताइए, लड़की बनी। जब ये वाला एक्स मिला और ये वाला एक्स मिला तो भी बताइए क्या है, लड़की बनी। यानी कि माँ की तरफ से तो क्या है, एक्स एक्स ही आ रहा है ना, देखिए। और जब ये वाई वाला है, जब ये वाई मिला और ये एक्स मिला तो मेरा क्या बना, लड़का बना। ठीक उसी तरह जब ये वाई मिला और ये वाला एक्स मिला इधर वाला तो मेरा बताइए क्या बना, मेरा लड़का बना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, आज इस लेक्चर को इधर ही ख़त्म करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं, उन पहले लॉज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना जो वातावरण सेकंड टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी ये मुझे बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है या आपको कोई डाउट है तो आप इस लेक्चर के नीचे कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने ये क्लास शेयर नहीं करी है अपने दोस्तों को तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।